नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नताश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 7 जुलाई को यूपी के जेवर सिविल कोर्ट में सीमा गुलाम हैदर और उनके लवर सचिन मीना को कोर्ट से राहत मिलती है। ये राहत उनको 2 शर्तों पर दी जाती है। पहली कि उन्हें उनका जो पता है मौजूदा वो नहीं बदलना होगा, और दूसरी जो उनका देश है जहां वो फिलहाल रह रही हैं भारत, उसको छोड़कर वो किसी दूसरे देश में नहीं जा सकती। अब आपको बता दूं कि ये कार्रवाई उनके ऊपर क्यों हुई थी, उनको ये राहत कैसे मिली। तो जाहिर सी बात है कि सीमा ने अवैध तरीके से बाकायदा अपने बच्चों के साथ नेपाल के जरिए भारत में एंटर किया था, क्योंकि उनको भारत की का जो पासपोर्ट था या कहे वीज़ा वो नहीं मिला था। और ये जो सिलसिला था, ये जो कार्रवाई थी, इसीलिए उनके ऊपर की गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हाल में 7 जुलाई को उनको ये राहत मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। तो जिन दर्शकों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन एक पबजी गेम है, पबजी गेम पर दोनों का इंटरेक्शन हुआ था पहली बार साल 2020 में। साल 2020 में नेपाल में सॉरी माफ़ करिएगा, भारत में सचिन बैठे हुए थे और पाकिस्तान में सीमा। उन दोनों का वर्चुअली इंटरेक्शन होता है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं, और नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों का लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इस लव अफेयर में कई चुनौतियों का दोनों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ किसी धर्म, ना किसी समाज, बल्कि इन्होंने 2 ऐसे देशों से ये दोनों बिलोंग करते हैं, एक भारत एक पाकिस्तान, जो कई सालों से एक दूसरे के साथ मतलब दोनों देश दुश्मन बने बैठे हैं। तो अब देखना होगा कि इनका ये जो लव स्टोरी वाला एंगल है वो क्या रिजल्ट करता है। अब इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये जो लव स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट हुई। और इससे पहले ये पहली बार नहीं था कि सीमा और सचिन दोनों मिल रहे थे, वो दोनों इससे पहले भी एक देश में मिल चुके हैं। उस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो पहले कैसे मिले, वो नेपाल के ज़रिए किस रास्ते से, उसको कितना टाइम लगा, वो पहले कहाँ पे कुछ करीब 1.5 महीने का जो समय था जो जब से वो भारत में रह रही थी, तो वो जो पूरा वक्त था वो कैसे यहाँ पे आई, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीमा ने आखिर वो क्या गलती की कि जिसकी बदौलत वो जेल की सलाखों के पीछे चली गई, क्योंकि वो 1.5 महीनों से भारत में रह रही थी। फिर उनके साथ क्या ऐसी वो वाकया हुआ, क्या ऐसी उनके साथ गलती हुई, उस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत नेपाल के एक टूरिस्ट वीज़ा से हुई, जहां पर 10 मार्च को शारजाह में जो सीमा होती है वो मौजूद होती है। वहां से वो टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल आती है, और यहीं पे पहली बार सचिन भी भारत से नेपाल पहुंचते हैं, वो शारजाह से नेपाल पहुंचती है, और दोनों की मुलाकात पहली बार नेपाल में होती है। बाकायदा वो 7 से 8 दिन वहाँ पे रहते हैं, अच्छी बातचीत होती है, अच्छी बॉन्डिंग बनती है दोनों के बीच में। और उसके बाद वापस सचिन भारत लौट जाते हैं और वो पाकिस्तान लौट जाती है। लेकिन वहाँ से 10 मार्च की जो तारीख थी उसके ठीक 2 महीने बाद सीमा वापस नेपाल पहुँचती है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, और बाकायदा इस बार वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आती है। सीमा के कुल 4 बच्चे थे जिनके साथ वो वहाँ नेपाल पहुँचती है, और नेपाल में सबसे पहले वो पोखरा जाती है। पुलिस एफआईआर के अकॉर्डिंग नेपाल आने के बाद सीमा काठमांडू से पोखरा एक प्राइवेट व्हीकल में आती है। उसके बाद वो प्राइवेट व्हीकल से जो पोखरा रहते हैं, पोखरा से वो दिल्ली तक का सफ़र एक ट्रैवल बस में तय करती है। बाकायदा वो डीलक्स बस होती है, वहाँ पे वो 3 टिकट्स बुक कराती है, यानी 3 सीट्स वो वहाँ पे रिजर्व कराती है, और अपने बच्चों के साथ उसके अंदर ट्रैवल करती है। अब पोखरा से दिल्ली इसकी दूरी लगभग 28 घंटे की थी, जहाँ पे ये पूरा सफ़र था वो सीमा तय करती है। इस सफ़र के दौरान वो लगातार जो सचिन होता है उसके कांटेक्ट में रहती है, वो बताती रहती है कि मैं कहाँ तक पहुँची, मेरा क्या अब आगे का क्या मेरा एक्शन प्लान रहेगा। सचिन लगातार सीमा के अपडेट्स ले रहा था। इसी दौरान सीमा जो है वो यमुना एक्सप्रेस वे पर फलेदा कट के पास उतर जाती है, जहाँ वो जितने भी बच्चे थे उनके साथ उतर जाती है, और वहाँ पर सचिन उसका ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा था। इस इंतज़ार के बाद सचिन जैसे ही वो वहाँ आती है, फिर उनके रहने का जो जुगाड़ है या कहें बंदोबस्त कराता है, और वो वहाँ पे एक मकान मालिक है या फिर उसका दोस्त ही था, जो दोनों एक ही कस्बे से थे, वहाँ पे उनको किराए पे एक घर मिलता है और वहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं।
वो जो मकान रहता है वो ग्रेटर नोएडा के रबपुरा में होता है, जहाँ पर उसका किराया करीब 2,500 रुपये प्रति महीने होता है। और उस मकान मालिक का नाम रहता है गिरिजेश। गिरिजेश बताते हैं कि मीडिया से उन्होंने बात की, उस दौरान उन्होंने बताया कि जो 13 मई को जब आई थी सीमा, उसके 2 या 3 दिन पहले से ही सचिन उनके पास चला गया था और उसने बोल दिया था कि मुझे किराए पे मकान चाहिए। और वो किराए पे मकान ले लेते हैं। उसके बाद जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो सचिन का, वो सारे वो एक्वायर कर लेता है गिरिजेश और फिर उनको अलाउ कर देता है कि आप रहो। और गिरिजेश को सचिन ये बताता है कि हम दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है। तो ऐसे में सचिन भी बोलता है कि ये उनका चलो पर्सनल मैटर है, हस्बैंड वाइफ रहते ही हैं कपल और बच्चे भी हैं, तो फिर वो उन पर बिलीव कर देता है और वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसके बाद वो वहाँ पे आपको बता दूँ कि जो सचिन था वो पास में ही एक किराना की दुकान थी, वहाँ पे काम करता था। और जो सीमा थी वो पूरे दिन भर अपने बच्चों के साथ घर में रहती थी। बाकायदा उसके पड़ोसियों ने ये बताया कि वो कहीं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती थी, न घर से बाहर आती थी। तो ऐसे में न उसके जो नेशनलिटी थी, जो उसकी राष्ट्रीयता थी, उसके बारे में किसी को शक हुआ, ना उसके धर्म के बारे में किसी को शक हुआ। इस दौरान ईद भी आई, तो ईद के दौरान भी उसने बहुत आराम से उसको सेलिब्रेट किया, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको सेलिब्रेट ही नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे में सीमा पर किसी को, किसी पड़ोसी को, मकान मालिक को कभी शक नहीं हुआ। कुछ समय तक वो लोग ऐसे ही गुजारा करते रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकायदा कुछ करीबी थे, जिसमें सचिन के पिता थे, उसकी बहन थी। उनको ये भी पता था कि कोई पाकिस्तान की लड़की है जिसके साथ सचिन रह रहा है। और उन्होंने तो ये बाकायदा सचिन ने, जब उसका पबजी से इंटरेक्शन हुआ था, लव स्टोरी उनकी स्टार्ट हुई थी, तभी उनको बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि एक पाकिस्तानी लड़की है जिसके साथ मैं अफेयर में हूँ और वो यहाँ पे आने वाली है। उसके साथ जो वो रह रहा था, वो भी जो उसके पिता थे, उसकी बहन थी, वो उनको पता लग गया था। लेकिन यहाँ पे एक नया ट्विस्ट उनके कोर्ट मैरिज के दौरान आता है। सीमा ये चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी लीगली शादी हो जाए सचिन के साथ, और इसलिए वो एक वकील को भी हायर करते हैं और वकील उनको 30 जून की तारीख देता है। और 30 जून को वो एक बुलंदशहर का कोर्ट होता है, वहाँ पे पहुँचते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो जो सचिन होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद सीमा जो रहती है वो उसको उसके पिता इन्फॉर्म करने आते हैं कि सचिन वहाँ पे पहुँच चुका है, तुम भी वहाँ पे तुम्हारे जो भी कागजात हैं उसे लेकर बुलंदशहर के कोर्ट में पहुँच जाओ। उसके बाद 30 जून को बुलंदशहर के कोर्ट में सीमा पहुँच जाती है और वो वहाँ पे जाके वकील को अपना पासपोर्ट बताती है। हालांकि वो पासपोर्ट देखने के बाद वकील भी हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि तुम पाकिस्तान से हो, तुम एक पाकिस्तानी हो। तो फिर सीमा बोलती है कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। और उसके बाद एक कहानी में नया ट्विस्ट आता है। वकील उसको साफ साफ ना बोल देता है कि कोई भी पाकिस्तान का सिटीज़न यहाँ शादी नहीं कर सकता। और जब उसको ये जानकारी मिलती है, उसके बाद बाकायदा जो उसके पिता रहते हैं सचिन के, सीमा रहती है और उसके साथ ही जो उसके बच्चे वगैरह, वो सभी वापस जो रवपुरा है ग्रेटर नोएडा के एरिया, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से जो पुलिस की जो कार्रवाई थी या पुलिस का जाल कहे, वो बिछना शुरू हो जाता है और यहाँ से वो दोनों एक जो ट्रैप था पुलिस का, उसमें फंस जाते हैं। तो उन्हें भी ये बात का पता पड़ जाता है कि अब पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, तो वो प्लानिंग करते हैं। और ख़ासकर इसमें सीमा अपने बच्चों के साथ फरार हो जाती है 30 जून को। और पुलिस भी तुरंत, जैसे उनको ये जानकारी होती है, वो 1 जुलाई को सुबह जहाँ पे वो किराए के मकान पर रह रहे थे वहाँ पे पहुँच जाती है और छानबीन शुरू कर देती है। 3 जुलाई को पुलिस को सूचना मिलती है कि सीमा इस पर्टिकुलर एरिया में छिपी हुई है। फिर पुलिस वहाँ पे रेड डालती है और सीमा को गिरफ्तार करती है। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने सीमा गुलाम हैदर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही जो उसके पिता रहते सचिन के, उनको भी गिरफ्तार करती है और सचिन को भी इसमें गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता धारा 120B के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और साथ ही विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और इन दोनों जो धाराएं थी उनमें कार्रवाई होती है। और इसके लिए हालांकि आपको ये पता ही होगा, अपडेट जैसे मैंने शुरुआत में दे दिया था कि 7 जुलाई को उनको राहत मिल जाती है। अब देखना होगा कि इस केस में आगे की कार्रवाई क्या होती है।